हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी और आज है हमारा आखिरी लेक्चर इस पूरी सीरीज का, यानी कि इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हमारे भारत देश का। एंड 30 डेज की सीरीज को 29 डेज के अंदर हमने पूरी की पूरी कर दिया है खत्म। इसके साथ ही अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस का, तीनों का पूरे 300 नंबर का पेपर हो चुका है लीक। हमने ऐसे प्रीवियस 5 सालों के क्वेश्चंस उठाकर इस सीरीज में डाले थे जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। प्लस हर एक सीरीज में, हर एक पीडीएफ में, हर एक चैप्टर में मैंने आंसर्स भी साथ में डाले हैं सो दैट तुम्हें पता चले कि सीबीएसई कैसे आंसर तुमसे मांगता है। एंड मैंने साथ साथ बताया है कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन तुम्हारा आएगा 110%। ठीक है, तो प्लीज गलती से भी इस पूरी सीरीज में से एक भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि हर एक लेक्चर में 2 4 5 नंबर तुम छोड़कर जा रहे हो, ये मतलब है। ठीक है, इवन आज का ये जो चैप्टर है, ये अकेला चैप्टर पूरी इकोनॉमिक्स का सबसे जरूरी चैप्टर है, क्योंकि एक अकेला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, इसकी वेटेज भी कितनी है, 8 मार्क्स की। तुम सोचो, एक छोटा सा चैप्टर, अकेला चैप्टर 8 नंबर का है, वो है ये चैप्टर। ठीक है। एंड इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है ना, ओफो, इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है, इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है ना, जो तुम्हें एज इट इज क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करना होता है। बताऊंगी सब कुछ। ठीक है, कैसे हमें ये 8 नंबर अपने 110% गारंटी करने हैं। आधे घंटे की वीडियो में 8 नंबर तुम पक्के आज करके जाओगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें हर जगह पे जाके फॉलो कर लो। कोई भी चीज अगर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, सारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को सेव कर लो, जब भी टाइम मिले तो देखना, सेव करके रख लो अपने पास। टेलीग्राम पे जाके नोट्स ले लो, व्हाट्सएप पे जाके एमसीक्यूज ले लो, और मोटिवेशन के लिए इंस्टा पे जाके जरूर फॉलो करना। ठीक है, अब तुम फॉलो कर ही रहे हो तो चलो आगे शुरू करते हैं। बताते हो तुम्हें कैसे 8 नंबर आज मैं तुम्हारे पक्के करने वाली हूँ। इस चैप्टर में से मैं तुम्हें 2 3 चीजें बता रही हूँ जिनका आना गारंटीड है। सबसे पहले एक टॉपिक होता है लिबर्टी इंडिकेटर्स का। एक टॉपिक होता है लिबर्टी इंडिकेटर्स का। ये लिबर्टी इंडिकेटर का टॉपिक 1 नंबर में या 2 नंबर में आना गारंटीड होता है। ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग हर एक सेट में आएगा, पर अगर 6 7 सेट आ रहे हैं उसमें से 2 3 सेट में ये क्वेश्चन आएगा और तुम छोड़ के जाओगे, है ना। इसलिए मैं स्पेशली पहले बता रही हूँ कि इसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आएगा हमारा एनालिसिस करने का। तुम लोग बोलते हो मैम इतना सारा डेटा है, इतने सारे टेबल्स हैं, क्या हमें याद करने हैं, क्या हमें डाटा याद करना है? नहीं करना है डाटा याद। डाटा जो भी है बेटा, उसके लिए तुम्हें टेबल ऑलरेडी एनालिसिस का बनाकर दिया जाएगा। तुम्हें पूरा टेबल बना के दिया जाएगा और तुम्हें बोला जाएगा इस टेबल को करो एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए तुम्हें क्या करना है, टेबल में जो भी डाटा लिखा है उसको एज इट इज चेप देना है। जो भी डेटा लिखा है उसको एज इट इज चेप देना है। सबसे पहले बताना कि लेट्स से एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे इंडिया ऐसा है, चाइना ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। नंबर एज इट इज, जो नंबर टेबल में दिए हैं वही नंबर कोट कर देना। ठीक है, फिर दूसरे बेसिस पे ऐसा है, फिर तीसरे बेसिस पे ऐसा है। ठीक है, एज इट इज जो नंबर लिखे हैं वही नंबर कोट कर देना। पर क्वेश्चन तुम्हें बताएगा, क्वेश्चन तुम्हें बताएगा कि जो एनालिसिस करना है वो किसके बेसिस पे करना है। एनालिसिस करना है वो किसके बेसिस पे करना है। लेट्स से वो जीडीपी के बेसिस पे हो सकता है, सेक्टर वाइज हो सकता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में है जेंडर वाइज हो सकता है, रूरल अर्बन वाइज हो सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में अगर मैं बोलूं तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर वाइज हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट वाइज हो सकता है, या फिर मे बी किसी दूसरी चीज। तो आपको क्वेश्चन में से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने जो एनालिसिस करने को बोला है वो किस चीज के बेसिस पे बोला है। क्योंकि टेबल में ना आपको 3 4 चीजें दे रखी होंगी, टेबल में ना 3 4 चीजें तुम्हें दे रखी होंगी। ठीक है, और क्वेश्चन बताएगा कि उन तीनों चारों चीजों में से किसके बेसिस पे तुम्हें एनालिसिस करना है। तो तुम्हें वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन ने बोला था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाइज करना है, तो तुम क्या करोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, उसमें लिखोगे प्राइमरी सेक्टर में इंडिया ऐसा है, चाइना ऐसा, पाकिस्तान ऐसा। सेकेंडरी सेक्टर में ऐसे, टर्शरी सेक्टर में ऐसा। ठीक है, अब मान लो तुमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाइज नहीं किया, तुमने क्या कर दिया, तुमने कर दिया कि 1990 में तीनों सेक्टर में इंडिया चाइना पाकिस्तान ऐसे थे और 2015 में ऐसे थे। तुमने ईयर वाइज कर दिया तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिस क्या है, किस बेसिस पे एनालिसिस करने को बोला है, और उसी के बेसिस पे पॉइंट बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गई बात। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी होता है, टेबल में जो डाटा लिखा है वही कॉपी पेस्ट करना होता है, बस थोड़ी नकल भी अकल से करने वाली बात है यहाँ पे। उसके अलावा चाइना पाकिस्तान रिलेटेड कुछ एक टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है,
मतलब ये तो वन ऑफ द क्वेश्चन है जो 3 या 4 नंबर में आ जाएगा, पर टोटल 8 नंबर का आएगा ये चैप्टर। अच्छा, 8 में से 4 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, तो सीधा-सीधा 4 एमसीक्यू सिर्फ इस चैप्टर से बनेंगे, जिसमें ईयर भी पूछ सकता है, जिसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार 10 एमसीक्यू आएंगे पूरे 8 चैप्टरों में से, और 10 में से 4 एमसीक्यू सिर्फ इस चैप्टर के हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू इस चैप्टर के प्रैक्टिस कर लोगे, उतना बढ़िया रह जाओगे, ठीक है? शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू, पहले क्वेश्चन के साथ। ज्यादातर एमसीक्यू ही इसमें हम करेंगे, ठीक है? चलो, कौन सा सेक्टर प्राइमरी फोकस था ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना का? ग्रेट लीप फॉरवर्ड आई थी चाइना में, जिसके अंदर चाइना ने जो है जीएलएफ पॉलिसी के अंडर अपने लोगों को बोला था कि भैया तुम लोग जो है ना रूरल एरिया में अपने घरों में, छोटा सा घर है चाहे तुम्हारा, चाहे तुम्हारे पास जमीन नहीं है, जितनी भी एरिया में कर सकते हो, जिस भी लेवल की कर सकते हो, इंडस्ट्री लगाओ। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है, अपने घर के बैकयार्ड में कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाओ, पर इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है? तो चाइना ने जीएलएफ के अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया था, जहां पे उन्होंने हर एक क्या बोलेंगे सिटीजन को फोर्स किया या समझाया कि बेटा तुम सबको काम करना है, तुम सबको पैसे कमाने हैं, तुम सबको इंडस्ट्री लगानी है। अगर तुम बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, छोटे लेवल पे करो। कहीं बाहर जमीन नहीं ले सकते, अपने घर के बैकयार्ड में करो, हर एक घर में इंडस्ट्री लगाओ। एंड इसी वजह से चाइना में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इतना ज्यादा सामान चाइना में प्रोड्यूस होने लगा कि वो सारे देशों को बेचने लगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि भैया चाइना का माल तो सस्ता है, चाइना का माल तो ऐसा है वैसा है। क्यों? क्योंकि चाइना में बनता ही इतना ज्यादा था कि पूरी दुनिया में वो भेजते थे। और बनता कैसे था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर जो इंडस्ट्री हर एक घर घर में लगी, उसकी वजह से चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ठीक है? कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय चाइना, ठीक है, इट रिजल्टेड इन बेटर एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है? कहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आए इंडिया में, कब आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? 1991 में, ठीक है? पाकिस्तान में कब आए थे? आई थिंक अराउंड 1989 के करीब, समवेयर अराउंड दिस। एंड चाइना में आए थे 1979 80 के अराउंड। मतलब जब इंडिया में आए थे उससे 1-2 साल पहले पाकिस्तान में आए थे, और उससे 10 साल पहले चाइना में आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे? लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, ठीक है? और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमसे 10 साल पहले लेकर आए थे, विच इज वाई चाइना हमसे आराम से 10-15 साल आगे निकल गया, ठीक है? अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, इसकी वजह से जो एचडीआई इंडिकेटर्स है वो बेटर हुए। मतलब इसकी वजह से लोगों की हेल्थ, लोगों की एम्प्लॉयमेंट है ना, ऑलमोस्ट हर चीज बेहतर हुई इसकी वजह से। एनवायरमेंट भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। ये बात बिल्कुल सच है। चाइना का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, उसके बाद चाइना ने काफी ग्रोथ करी। चाइना इंडिया और पाकिस्तान से अहेड है सारे ही या बहुत सारे एचडीआई इंडिकेटर्स में, ये बात भी सच है। सबसे आगे तो हम तीनों में चाइना ही है, फिर इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, फिर पाकिस्तान आता है। पर चाइना हमसे बहुत ज्यादा अहेड है। हम पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा आगे हैं हर चीज में, पर चाइना हमसे कई गुना ज्यादा आगे है बहुत सारी चीजों में, ठीक है? सो दोनों चीजें सच है, सॉरी, लेकिन वो रीजन नहीं है, है ना? वो उस चीज का कोई रीजन नहीं है, एजर्शन का ये करेक्ट रीजन नहीं है, पर आपस में दोनों चीजें बिल्कुल सच हैं, ठीक है? मैचिंग करनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स रूल ऑफ लॉ नहीं, ये कुछ रूल ऑफ लॉ नहीं होते। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स तो होते हैं कि तुम जो है कितने अच्छे से रह रहे हो, लोगों के पास कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, है ना? तो इसका कुछ रूल ऑफ लॉ से लेना देना नहीं है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी जेंडर रेशो क्या है, ठीक है, लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं, लोग बच्चे कर रहे हैं कि नहीं, लोगों के बारे में होता है। उसमें भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मुझे नहीं लगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सही लग रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? ऐसे एरियाज होते हैं जहां सरकार बोलती है कि इन एरियाज को मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी, स्पेशल टैक्स ब्रेक्स वगैरह दे दूंगी, सो दैट यहाँ पे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा बिजनेस हो। तो ये सही लग रहा है। कम्यून सिस्टम, कलेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। कम्यून सिस्टम, कलेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ये नहीं होगा। कम्यून सिस्टम के अंदर लोगों को बोला था साथ मिलके खेती बाड़ी करो, सरकार जो है तुम्हें लैंड दे देगी, लेकिन तुम सब साथ मिलके फार्मिंग करो एक लैंड पे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? C:3, ठीक है? इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है? इंडिया इनमें से G7 का मेंबर नहीं है, बाकी तीनों का मेंबर इंडिया है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला भी कुछ नहीं है। ये सारी अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग देश मिलकर बनाते हैं। जैसे G20 में 20 देश हैं, इसमें 7 देश होंगे, ठीक है?
तो सारे देश साथ मिलके अलग-अलग ये ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते हैं सो दैट दोस्ती कर सके सारे देश और साथ मिलके ना काम कर सकें। मतलब लेट्स से अगर एक देश ने किसी पे अटैक किया या एक देश अगर अपनी मनमानी करने लगे, तो उससे कोई दूसरा देश अकेला नहीं लड़ पाएगा। इसलिए देश पहले से साथ मिलके रहते हैं सो दैट अगर किसी एक देश पे अटैक हुआ, तो बाकी सारे देश मिलकर उस एक से लड़ सके, ठीक है ना? तो इसलिए ये जो है इंडिया इनमें से काफ़ी का मेंबर है, पर G7 का मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है? पाथ ऑफ डेवलपमेंट टेकन बाय पाकिस्तान फॉर इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान ने क्या-क्या किया? अब देखो तुम्हें इंडिया का तो पता ही है, 47 में आज़ादी हुई, पाकिस्तान भी 47 में आज़ाद हुआ। फिर इंडिया लेकर आया 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम। इंडिया में 1950 से लेकर 1990 तक चली 5 ईयर प्लानिंग और 1991 के बाद इंडिया में आया लिबरलाइज़, प्राइवेटाइज़, ग्लोबलाइज़ जिसकी वजह से इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। इस टाइम पे पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जो है मेजर लीड रोल में थी, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर लीड रोल में आया। पाकिस्तान का भी जो ट्रैजेक्टरी है एग्जैक्टली सेम है। पाकिस्तान में भी इस टाइम के दौरान 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम था। इस टाइम के दौरान सरकार ने एक मेजर रोल प्ले किया था और इस टाइम के बाद प्राइवेट सेक्टर को एक मेजर रोल मिला था। पाकिस्तान का एलपीजी जो था वो जैसे मैंने बोला हमसे कुछ 2-3 साल पहले आया था, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था और पाकिस्तान को भी वर्ल्ड बैंक ने फ़ोर्स किया था कि हम लोन तभी देंगे जब तुम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाओगे, ठीक है? चाइना लाया था हमसे 10 साल पहले, पर चाइना को किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था। चाइना लाया था 1980 में, हम लाए 1990 में, ठीक है? पर चाइना को किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था। चाइना को पहले से खुद से ही अकल थी कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएँगे, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे और अपने देश में प्राइवेट सेक्टर का राज चलाएँगे, देश को अच्छे से आगे लेकर जाएँगे। पर इंडिया और पाकिस्तान को फ़ोर्स किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक कि तुम्हें लोन तभी दिया जाएगा जब तुम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाओगे, ठीक है? तो पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी या इवन चाइना की भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू अस है, पर चाइना के 10 साल पहले हो गए रिफॉर्म्स, हमारे 10 साल बाद हुए, ठीक है? सो पाकिस्तान ने भी एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया हमारी तरह ही, जिसमें उसने बोला कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलके काम करेंगे। बहुत सारी रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स आए। पहले जो है सरकार ही मेजर सारा कुछ कर रही थी, ठीक है? पहले ये लोग भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेकर आए, ठीक है? फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हम भी लाए, ग्रीन रेवोल्यूशन ये भी लेकर आए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आया। इस दौरान पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है यानी सरकारी इन्वेस्टमेंट जो है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव भी किया। पाकिस्तान ऑल्सो नेशनलाइज्ड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? हमारे देश ने भी किया था 1960 में बैंक्स को नेशनलाइज किया था। मतलब बोला गया था कि जो बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर के लोग चला रहे थे। सरकार ने बोला आज से हम सारे बैंक हमारे अंडर ले रहे हैं। आज से सारे बैंक सरकारी बैंक हो जाएंगे। आज से कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं रहेगा। मतलब प्राइवेट लोगों से उनकी ओनरशिप छीन ली सरकार ने बैंक्स में, हमारे देश में। उसको बोला जाता था नेशनलाइजेशन। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी किया, पर पाकिस्तान ने बैंक के साथ नहीं किया, कैपिटल गुड इंडस्ट्री के साथ किया। कैपिटल गुड मतलब वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो मशीनें, प्लांट एंड मशीनरी बनाती है, ठीक है? तो पाकिस्तान ने भी वो किया। लेकिन फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाए गए और फिर प्राइवेटाइजेशन भी करी गई। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट सेम ट्रैजेक्टरी है इंडिया की जैसी पाकिस्तान की भी। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। पब्लिक सेक्टर ने, गवर्नमेंट सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। गवर्नमेंट ने पहले इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया कि बाहर से कुछ नहीं आने देंगे, अपने देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, ठीक है? फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन लाए हमारी ही तरह और फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हमारी ही तरह। इस बीच नेशनलाइजेशन भी करी। ये सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम ही हमने पढ़ा है इंडिया में, सेम ही पाकिस्तान में भी हुआ था, ठीक है? निक बोलता है 1978 में कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स टू द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स फॉर कल्टीवेशन। अभी 1978 है, अराउंड द टाइम जब चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, है ना? 1980 के अराउंड जैसे मैं कह रही हूँ। तो उस टाइम पे कम्यून लैंड्स को डिवाइड करके इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को दे दिया गया था। ये बात ट्रू है। और कम्यून लैंड्स क्या होते थे? ऐसे लैंड्स जहाँ पर साथ मिलके लोग खेती-बाड़ी कर रहे थे, काम कर रहे थे, फिर उसको इंडिविजुअल्स को दे दिया गया था, ठीक है? कम्यून सिस्टम के अंदर जो प्रोफेशनल्स थे, उनको काम करने भेजा गया कंट्री साइड में, ये गलत है। कम्यून सिस्टम में नहीं ऐसा हुआ था, ये हुआ था ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन के अंडर कि लोगों को बोला गया था तुम जो है अ, शहर में जाओ, अर्बन एरियाज़ में जाओ, वहाँ पे जाके काम करो, पढ़ाई करो और काम सीखो। ये ग्रेट प्रोलिटरेशन के अंडर हुआ था। कम्यून सिस्टम आपका जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर बना था, ठीक है? तो दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है। फिर लिबर्टी इंडिकेटर्स के बारे में पूछा गया है, तो इसकी बात करते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि ना इंडिया में ना जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं
जिसमें हम कहते हैं कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास सैनिटेशन है कि नहीं, हेल्थ है कि नहीं, ये सब चीज़ें। उन सभी चीज़ों में तो चाइना हमसे काफ़ी आगे है। उन सब चीज़ों में तो चाइना हमसे काफ़ी आगे है। और इंडिया चाइना से काफ़ी पीछे है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिबर्टी की, लिबर्टी का क्या मतलब होता है? फ्रीडम। अगर हम बात करें फ्रीडम की, तो इंडिया के लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, चाइना के लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में है डेमोक्रेसी, जहाँ पर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, 5 साल बाद इलेक्शन होती है, 5 साल बाद हम अपनी मर्ज़ी का उम्मीदवार चुन सकते हैं। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर तरीके का राइट देता है, हम अपनी मर्ज़ी से जो खाना चाहें खा सकते हैं, जो पहनना चाहें पहन सकते हैं, जो भी मूवी नेटफ्लिक्स अमेज़न देखना चाहें हम देख सकते हैं। किसी भी अमेरिकन या दूसरे देश के लोगों के साथ कुछ भी बात करना चाहें, ट्रेड करना चाहें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें, आना-जाना चाहें, सब कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ पे रोक-टोक नहीं है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हाँ, कुछ एक लिमिट्स है कि भैया किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट मत करो, पर अपने मतलब एक दायरे में रह के राइट टू स्पीच है हमारे पास, हम अपने बात बता सकते हैं। पर चाइना में ये सब नहीं है। चाइना में तुम अमेरिकन शोज़ नहीं देख सकते। जो तुम देखते हो ना फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर थिंग्स और ये सब, ये चाइना में नहीं देख सकते। चाइना का अपना खुद का ही है सारा कुछ। चाइना में अमेरिकन ऐप्स बैन है, जो तुम व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ये सब बैन है। चाइना में ये सब नहीं चलता। चाइना में बाहर का इंटरनेट नहीं चलता। चाइना में बाहर की ये नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं चलते। चाइना के लोगों का काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट कट हो रखा है बाहर वालों के साथ। क्यों? क्योंकि चाइना में डिक्टेटरशिप है, आज भी चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, व्हिच इज़ व्हाई चाइना में लोगों के पास लिबर्टी नहीं है। फिर तुम बोलोगे फिर चाइना अच्छा नहीं हुआ इंडिया से। अब देखो ये अपना-अपना थोड़ा-सा सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि चाइना में ना डिक्टेटरशिप मतलब दुनिया में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिक्टेटरशिप है पर लोग खुश हैं। लोगों को अच्छा सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना चाइना में एचडीआई बहुत अच्छा है। लोगों की हेल्थ अच्छी है, लोगों की लाइफ अच्छी है, साफ-सुथरी है, लोगों को अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, सस्ते दामों पे सब कुछ मिल रहा है, गरीब को भी अपलिफ्ट किया जा रहा है। मतलब इंडिया में हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब चाइना में नहीं है। चाइना इज़ वे अहेड, हमारे से 40-50 साल आगे चल रहा है चाइना आज की डेट में। तो चाइना में क्या हुआ है ना डिक्टेटरशिप है। तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ देख नहीं सकते हो, पर चाइना के अंदर की चीज़ें ही इतनी अच्छी हैं कि तुम्हें बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो बात है। हमारी अंदर की अच्छी नहीं है इसलिए हम बाहर देखते हैं। बट चलो अब अल्टीमेटली ये सब सब्जेक्टिव है, ठीक है? कोई बोलेगा मुझे तो फ्रीडम ही चाहिए, कोई बोलेगा नहीं मुझे तो एचडीआई अच्छा चाहिए। वो सब सब्जेक्टिव है, बट अगर ओवरऑल बोला जाए तो एचडीआई में तो चाइना हमसे बहुत आगे है। एचडीआई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका एक बहुत बड़ा-सा टेबल आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। उस टेबल में आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, लिटरेसी इनके बारे में है। पर उस टेबल में लिबर्टी की बात नहीं होती है। उस टेबल में ये नहीं बताया जाता कि लोग कितना फ्रीली बोल सकते हैं, देख सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो सब। तो कहते हैं अगर लिबर्टी की बात करी जाए ना, तो चाइना हमसे बहुत पीछे हो जाएगा क्योंकि चाइना में लिबर्टी नहीं है, इंडिया में लिबर्टी है। चाइना एचडीआई में हमसे आगे हो सकता है, पर लिबर्टी में चाइना हमसे बहुत पीछे है। तो ये बात है लिबर्टी इंडिकेटर्स की, ठीक है? तो लिबर्टी इंडिकेटर क्या है? वो वाले मेजर हैं ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। क्या हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में? हमारे पास है, चाइना में नहीं है। चाइना में आप 5 साल बाद सरकार बदल गई, अपनी मर्जी की सरकार ले आओ, वोट करो, ये सब नहीं होता। ठीक है? 2 लिबर्टी इंडिकेटर क्या हैं? कितना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है हमारे राइट्स को। इंडिया में मिला हुआ है, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, हम राइट है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, राइट टू वोट है, सब कुछ है। चाइना में ये सारे राइट्स नहीं हैं, ठीक है? एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द रूल ऑफ लॉ। हमारी कोर्ट्स को, जुडिशरी को, इन सबको काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिली हुई है ना? लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से, बट चाइना में अगेन ऐसा नहीं है, ठीक है? चाइना में जो रूल ऑफ लॉ है, उसमें फ्रीडम नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ऑन द बेस ऑफ द गिवन डेटा, मतलब डेटा का कुछ यहाँ पे टेबल बना होगा, हम टेबल नहीं बना पाए, ठीक है? बट आपको हम बता रहे हैं, रेफरिंग टू द सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीवीए इन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इसमें आपको सेक्टोरल शेयर दे रखा होगा। सेक्टोरल मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का शेयर दे रखा होगा, किस-किस का? एम्प्लॉयमेंट का और जीवीए या मैं बोलूँ जीडीपी का, ठीक है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का, ठीक है? उसको कंपेयर करना है, एनालाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीवीए इन इंडिया एंड चाइना। अब यहाँ पर बहुत क्लियरली देखो, तुम्हारे पास बेसिस क्या बन सकता है? एक बेसिस बन सकता है कि तुम बना दो
एक पॉइंट इंडिया का, दूसरा पॉइंट चाइना का और तीसरा पॉइंट पाकिस्तान का। एक तो ये तरीका हो सकता है, ये गलत है, हमें ये नहीं करना है, ठीक है, हमें ये नहीं करना है। दूसरा बेसिस क्या हो सकता है कि तुम एक पॉइंट बनाओ प्राइमरी सेक्टर का, उसमें बताओ तीनों इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, और दूसरा पॉइंट तुम बनाओ सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा पॉइंट तुम बनाओ टर्शरी सेक्टर, तीनों कंट्रीज का इसमें बताओ। हमें ये भी नहीं करना, हमें ये भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला है, कंपेयर एंड एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू जीवीए। तो मेरे सिर्फ दो पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट बनेगा एम्प्लॉयमेंट का, उसमें तीनों कंट्रीज के बारे में बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और दूसरा पॉइंट बनेगा जीवीए का, और उसमें सारा कुछ बताओ। हमारे ये पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो मेरे पास तीन तरीके थे इस क्वेश्चन का आंसर करने में, या तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के वाइज बताऊं, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बताऊं, पर मुझे वो नहीं बोला क्योंकि मुझे बेसिस क्या बोला है, एम्प्लॉयमेंट और जीवीए। तो मैं एम्प्लॉयमेंट और जीवीए का पॉइंट बनाऊंगी, ठीक है। जो गिवन डेटा है वो शो करता है हमारा एम्प्लॉयमेंट और जीवीए के बारे में। ड्यू टू दिस कंडीशन, जो चाइना में कल्टिवेबल एरिया है काफी स्मॉल है एज कंपेयर टू इंडिया, तो कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर टू द जीवीए इन चाइना इज 7%, एम्प्लॉइंग 26% ऑफ वर्कफोर्स, वेरेज इंडिया में 16% है। दिस, ठीक है। अब चाइना की एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, चाइना की जीवीए की बात हो रही है, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इंडिया की जीवीए की बात हो रही है। सिमिलरली रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना हुआ तो उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीवीए बताया गया, उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर का वर्कफोर्स बताया गया, ठीक है। अच्छा, हमें इंडिया और चाइना ही बोला है, पाकिस्तान नहीं बोला है। अच्छा, सिर्फ इंडिया और चाइना ही बोला है, पाकिस्तान की बात हमारे पास नहीं करी गई है, ठीक है। ठीक है, बोथ द नेशन हैव सिमिलर कंट्रीब्यूशन टू द सर्विस सेक्टर टू जीवीए स्टैंडिंग एट 54%, 52% विद दिस, ठीक है। अब तुम्हें जो है स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया गया, एम्प्लॉयमेंट इतनी है, जीवीए इतना है, एम्प्लॉयमेंट इतनी है, जीवीए इतनी है। मतलब तुम समझ रहे हो बहुत क्लियरली उन्होंने बेसिस क्या चूज किया है अपना एम्प्लॉयमेंट और अपना जीवीए के बारे में, ठीक है। चलो, एंड अगेन कुछ भी इन्होंने ज्यादा नहीं समझाया, थोड़ा समझाया है कि भैया टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तुम इसमें जीएलएफ के बारे में बता सकते हो कि जीएलएफ के अंडर चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। एक आधा रीजन बता दो, पर उसको एक्सप्लेन अच्छे से करके आना है, उसको एक्सप्लेन अच्छे से करके आना है। Identify which of the following does not indicate the similarities in policies of India and China, India and Pakistan in post 1947 period. 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान में क्या सेम नहीं था? It was the dual pricing policy. ये नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों ने किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दोनों ने किया, मिक्स इकोनॉमी दोनों ने किया। ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी नहीं थी दोनों में, वो थी चाइना में, ठीक है। ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी चाइना ने अपनाई थी, हमने नहीं अपनाई थी, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेके आया चाइना, एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना क्या लेके आया, चाइना ने कम्यून लैंड्स बनाए जिनको स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किया गया, विच वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स फॉर यूज एंड नॉट ओनरशिप। चाइना ने पता है क्या बोला, चाइना कहता है ये पीस ऑफ लैंड है। इंडिया में अगर एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, लेट्स से वो किसी सीएम का है, किसी चीफ मिनिस्टर का है, तो वो क्या करेगा, वो उसको ऐसे ही पड़ा रहने देगा। मतलब वो सालों साल लैंड खाली पड़ा रहे, उस पर कुछ बने नहीं, कोई एग्रीकल्चर नहीं हो, कुछ नहीं हो, वो लैंड मतलब ऐसे ही पड़ा रहे खाली, तो भी चीफ मिनिस्टर अपने पास ही रखेगा, अपने बच्चे को दे देगा, उसके बच्चों को दे देगा, आगे के आगे दे देगा, उस यूज नहीं करेगा उसको। अगर उसका कोई यूज नहीं है वो नहीं करेगा, खाली पड़ा है लैंड। क्यों? क्योंकि ओनर कौन है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर है, या कोई भी मंत्री है, ठीक है। चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना ने बोला कि ना बहुत सारा लैंड है, ये लैंड है किसका, सरकार का है, हमारी भी सरकार का था, उनकी भी सरकार का है। सरकार बोलती है कि देखो लैंड हमारा है, ओनर कौन है, हम हैं, तो ओनर तो हम ही रहेंगे, ओनर तो हम ही रहेंगे, हम तुम्हें ओनरशिप नहीं दे रहे, लेकिन तुम इसको यूज कर सकते हो। अच्छा जी, अब यूज करोगे तो तुम्हें रेंट भी तो देना पड़ेगा, अगर तुम यूज कर रहे हो तो तुम्हें रेंट भी तो देना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम रेंट नहीं दे सकते, चाइना कहता कोई बात नहीं, सरकार कहती कोई बात नहीं, तुम ओनर नहीं हो, ओनर मैं हूं, पर मैं तुम्हें यूज करने दे दूंगी, और यूज के बदले में मैं तुमसे कोई रेंट नहीं वसूलूंगी। सिंपल। हमारे देश में क्या होता है कि या तो खाली लैंड खाली पड़ा रहेगा, या फिर अगर उस पर कोई यूज कर भी रहा है तो उससे भारी भरकम रेंट लिया जाएगा, है ना। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था, बोला गया तुम यूज कर लो, ओनर तुम नहीं हो, ओनर हम ही रहेंगे, तुम उसको यूज कर लो, उस पर खेती बाड़ी कर लो, उस पर काम कर लो, पैसा कमा लो, पैसा कमा के सरकार को टैक्स दे देना, इसका रेंट सरकार नहीं लेगी, दैट्स इट। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में उल्टा होता है कि लोगों से उनका लैंड हड़प लिया जाता है और फिर मिनिस्टर लेके बैठे रहते हैं, उनका लैंड ऐसे खाली पड़े रहते हैं, अनप्रोडक्टिव पड़े रहते हैं। चाइना कहता नहीं, हम अनप्रोडक्टिव छोड़ेंगे ही नहीं, हमें हर चीज को प्रोडक्टिवली यूज करना है,
हमें हर चीज को प्रोडक्टिवली यूज करना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला यूज करो, ओनर तुम नहीं बनोगे, यूज करो, यूज के बदले में हम कोई भी तुमसे रेंट नहीं लेंगे, पर तुमने काम किया, पैसा कमाया, पैसे के ऊपर सरकार टैक्स लेगी, दैट्स इट। टैक्स तो कोई भी देता ही है ना। तो वो था हमारा कम्यून सिस्टम, जो कि काफी अच्छे से चला चाइना में, काफी इंप्रूवमेंट हुई उससे चाइना में, ठीक है। अच्छा, वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी और उससे क्या हुआ ये बताना है, ठीक है। तो चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, जैसा इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन चाइना में भी ऐसे ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। इसकी वजह से चाइना लेके आया वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसके अंदर चाइना ने बोला कि तुम्हें स्ट्रिक्टली एक ही बच्चा करना है, उसके बाद तुम दूसरा बच्चा नहीं कर सकते हो, ठीक है। चाइना ने ऐसा बोला। शुरू शुरू में तो ठीक था, बट फोर्सफुली ये चीज चाइना ने करवाई, विच इज वाई लोग खुश नहीं थे, लोग दुखी हो रहे थे। तो चाइना ने धीरे धीरे क्या बोला कि अगर तुम्हारा पहला बच्चा एक डॉटर है, एक बेटी है, तब तुम दूसरा बच्चा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो धीरे धीरे चाइना ने ये किया। फिर धीरे धीरे चाइना ने फाइनली क्या कर दिया, एक सिंपल टू चाइल्ड पॉलिसी कर दी कि तुम दो बच्चे कर सकते हो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी वो स्लो डाउन हो गई, वो स्लो डाउन हो गई। अब उतना तेजी से पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही थी, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई चाइना में और यंगर पॉपुलेशन कम हो गई। तो कुछ सालों तक देखो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, लेकिन बड़े तो बूढ़े हो रहे हैं ना, तो बूढ़े लोग ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। कुछ सालों तक वो इम्पैक्ट रहेगा, बट कुछ साल के बाद देखो वो सब जो है नॉर्मल हो जाएगा, मे बी 50-100 साल में वो जो है बैक टू नॉर्मल आ जाएगा और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर चाइना ने क्या किया, एक ड्रास्टिक फॉल आया पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट में, ठीक है। इसकी वजह से काफी एडवर्स इफेक्ट्स भी आए, क्योंकि बूढ़े लोग ज्यादा हो गए थे, जेंडर इम्बैलेंस हो गया था ड्यू टू मेल चाइल्ड प्रेफरेंस एंड वेरियस सोशल चैलेंजेस फॉर सिंगल चाइल्ड एटसेट्रा। वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई थी राइजिंग पॉपुलेशन को कम करने के लिए। जेंडर इम्बैलेंस भी था इसकी वजह से कि लोग जो है बेटी पैदा करना ही नहीं चाहते थे, लोग कहते थे कि अगर एक ही बच्चा है तो सिर्फ बेटा ही पैदा हो, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो डॉटर वाला लॉ लाया गया था, ठीक है। अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंडिकेट सिमिलैरिटीज। अब ये तो कर लिया कि अच्छा कौन सा सिमिलर है, सिमिलर क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था, बाकी तीनों चीजें चाइना की हैं, बाकी तीनों चीजें चाइना में हुई थी। चाइना अंडरवेंट सब्सटेंशियल पॉलिसी चेंजेस टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। चाइना ने बहुत सारी जो है चेंजेस करे अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, ये बात सच है। चाइना ने अपनी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 1978 में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आया था, जो हम 1991 में लाए थे। और चाइना को फोर्स नहीं किया था कि लोन तभी मिलेगा जब तुम ये करोगे, नहीं, चाइना को अकल थी खुद को, तो उसने पहले ही कर लिया। चाइना वॉज एबल टू मेंटेन डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग 1980s, जिसकी वजह से काफी अच्छा शिफ्ट आया, इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी चाइना की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी लाया गया, जिसकी वजह से जो गरीब लोग थे वो गरीबी से भी बाहर निकले, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी हुआ, सपोर्ट हुआ, ठीक है। पर इंडिया को जो है कंपेल किया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए 1991 में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन भी आया, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हुआ, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ग्रो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें क्या पता चला कि जीडीपी ग्रोथ जो है मेजरली सर्विस सेक्टर की वजह से ही हो रही थी। चाइना में इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, पर इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी वीक। हमारा सर्विस सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, चाइना में इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। विच इज वाई चाइना में जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सबका है, पर इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है जीडीपी में, क्योंकि इंडस्ट्रीज हम उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमारी कब आई थी, 1958 में आई थी, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना लेकर आए थे 1958 में, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करी गई थी। इन चाइना अंडर डैश पीजेंट्स वर प्रोवाइडेड विद पूल्ड लैंड। किसके अंदर पीजेंट्स को जो है पूल्ड लैंड मिला था, ये हमें मिला था कम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। ग्रेट प्रोलिटरेशन इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर हुई थी अर्बनाइजेशन, लोगों को बोला गया था कि तुम अर्बन एरियाज में जाओ, ठीक है। कम्यून सिस्टम के अंदर लोगों को वो लैंड वाला दिया गया था कि तुम लैंड ले लो, ओनर सरकार रहेगी, तुम यूज कर सकते हो बिना किसी रेंट के, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर है वो बताता है डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। अब इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका आंसर क्या है, लिबर्टी इंडिकेटर्स, जिसमें इंडिया काफी आगे होगा चाइना से। कौन सी कंट्री है जिसने 5 ईयर प्लानिंग स्ट्रक्चर अपनाया था, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने ही अपनाया था, 1, 2 एंड 3, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने ही 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम अपनाया था।
दो फैक्टर्स जिसकी वजह से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई चाइना में। अब इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की हम पढ़ ही चुके हैं कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी उसने इंप्रूवमेंट करी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उसने इंप्रूवमेंट करी। रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड्स लाए गए थे, उनको स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किया गया था जो कि लोगों को यूज करने के लिए दिए गए, ठीक है। उन्होंने बोला था सारी इनकम अपने पास रखो, बस टैक्स हमें थोड़ा सा दे देना, रेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन अप किया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कि तुम इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, बाहर से भी कंपनीज आ सकती हैं, एमएनसीज को आने दिया गया, कंपटीशन हुआ, ठीक है। तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया। इंडिया ने कौन सा समिट रिसेंटली इंडिया होस्टेड एंड चेयर्ड द समिट ऑफ डैश, वन ऑफ द रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो इनमें से किसका जो है इंडिया ने किया था अभी रिसेंटली, दैट वाज G20, ठीक है। पूरा दिल्ली आई थिंक उसके वजह से सजाया भी गया था, काफी अच्छा इंडिया में कार्यक्रम हुआ था G20 के लिए, ठीक है। Dash is one of the demographic indicators in which Pakistan is ahead of India and China. प्रोबेबली पाकिस्तान जो है हमसे फर्टिलिटी रेट में ही ज्यादा होगा कि पर विमेन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस चीज में ही पाकिस्तान हमसे आगे होगा और किसी चीज में नहीं हो सकता। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में ज्यादा है, जेंडर रेशो भी इंडिया एंड चाइना में बेटर होगा, अर्बनाइजेशन तो डेफिनेटली बेटर है इंडिया एंड चाइना में एज कंपेयर टू पाकिस्तान। फर्टिलिटी रेट शुड बी द आंसर, अर्बनाइजेशन इज द आंसर। क्या क्वेश्चन है? पाकिस्तान हमसे अहेड है ऑफ इंडिया एंड चाइना। नहीं, आई गेस फर्टिलिटी रेट ही इस चीज का आंसर होना चाहिए। दिस इज आई थिंक रॉन्ग आंसर। पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट ही इंडिया एंड चाइना से ज्यादा है, बाकी अर्बनाइजेशन इंडिया एंड चाइना में ज्यादा है। पाकिस्तान में तो सबसे कम है अर्बनाइजेशन, ठीक है। दो सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज फॉलोड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान और दो रीजंस फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। तो दो सिमिलर डेवलपमेंट्स क्या हुई कि हमने दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया, ठीक है। दोनों में ही पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर था, दोनों ने ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, दोनों ने ही 5 ईयर प्लानिंग किया, दोनों ने ही ग्रीन रेवोल्यूशन किया। वो सारा कुछ इंडिया एंड पाकिस्तान में सेम था। इंडिया में फिर भी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया में एक तो पाकिस्तान में सॉरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, मिलिट्री रूल होता रहता था, सरकार गिर जाती है, कभी भी अपना 5 साल का टेन्योर सरकार पूरा नहीं कर पाई है, इंडिया में हर बार कर लेती है। इंडिया पाकिस्तान का बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस था फॉरेन रेमिटेंस पे। जैसे ही फॉरेन से लोन, फॉरेन से एड, रेमिटेंस आनी बंद हुई, पाकिस्तान में पैसा ही आना बंद हो गया था, तो पाकिस्तान गरीब हो गया। पहले बहुत ज्यादा फॉरेन एड आती थी स्पेशली मिडल ईस्ट से पाकिस्तान में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली, हाँ जी। क्या कहता है? चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोई दो इंडिकेटर्स बताओ जहां चाइना ने अच्छा काम किया है। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए ताकि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? ऐसे एरियाज जहां पे सरकार टैक्स नहीं लेगी और जहां के स्पेशल रूल, स्पेशल लॉ होंगे, सो दैट वहां पे बिजनेस करना बहुत आसान हो, बिजनेस के लिए हर चीज वहां पे करनी इजी हो, हाई टेक बिजनेस आए, हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस आए, फॉरेन बिजनेस आए, एमएनसीज आए, वहां पे अच्छा कारोबार हो। इसलिए एक स्पेशल एरिया बनाया जाता है जिसके स्पेशल रूल्स होते हैं जो पूरे देश से ज्यादा अच्छे, सिंपलर, इजियर होते हैं, ठीक है। इन जोन्स में टैक्स कंसेशन होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, और चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। चाइना अच्छा कहाँ पे परफॉर्म करता है? हर चीज में ही करता है। अर्बनाइजेशन ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है चाइना में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर एक में ही चाइना ने बेटर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, इसमें भी देखो सीबीएसई के ऑफिशियल आंसर की में भी नंबर नहीं मेंशन है, बस लिखा है चाइना ने अच्छा किया, चाइना ने अच्छा किया, अच्छा किया। तो बस इसमें रीजन लिख दो कि हॉस्पिटल सिस्टम अच्छा है, मेडिसिन सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, स्कूलिंग अच्छी है ना, एनवायरमेंट अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी ऐसा रीजन लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि नंबर मेंशन करो। नंबर इसलिए याद मत करो, ठीक है। यहाँ पे पूरा लेक्चर होता है, पूरा चैप्टर होता है खत्म, पूरा सिलेबस होता है खत्म, एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं पूरे सिलेबस के, अकाउंट सीखो बिजनेस के। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताना कि कैसी लगी तुम्हें पूरी की पूरी सीरीज, एंड इसके बाद वन शॉट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, प्लीज उसको भी जरूर फॉलो करना। मैं तुम्हें मिलूंगी अगली सीरीज में, पर उससे पहले कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बता के जाना, एंड पूरी की पूरी सीरीज को जरूर फॉलो करना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ। थैंक यू, बाय बाय।